स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, मतलब अब हम लोग जो पहले पूरा एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, 2 बार रिवीजन भी कर चुके हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है एजीपी 3111 का, उसमें से मैंने कुछ टॉपिक ऐसे निकाले हैं जिसको हमको सेपरेट करके पढ़ेंगे तो हमको और भी चीजें उसमें मिलेगी। तो हमने कल क्रॉप पैटर्न स्कीम और बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी थी उनके बारे में हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हमारे पास फर्टिगेशन है, लिक्विड फर्टिलाइजर और ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, तो ब्रीफ में हम फर्टिगेशन को पहले भी क्लियर कर चुके थे। तो पहला अब हम शुरू करते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर अलोंग विद अदर न्यूट्रिएंट्स। प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, फसल की जो उपज है, ठीक है, वो कंप्लीटली किसके ऊपर बेस होती हैं? वाटर के यूटिलाइजेशन पे और फर्टिलाइजर के यूटिलाइजेशन पे। या हम बोले कि पानी के साथ फर्टिलाइजर या आपका जो उर्वरक है उसके वो कितना यूटिलाइज होता है ना भूमि के अंदर, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करेगा, आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करेगा। विद अदर न्यूट्रिएंट्स इसके अलावा जो भी आप न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं एक्सटर्नली इंटरनली किसी भी मेथड से, तो ये सब मिलके यानी कि वाटर, फर्टिलाइजर्स एंड अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये तीनों चीजों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ही क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है? डिसाइड करता है। Provision of optimum quality of water and fertilizer in most cost efficient manner is the challenge facing the farmer for profitable farming. ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये है कि देखो पानी की भी बहुत सारी जगह पर बहुत समस्या है, वाटर की भी, और हमारे जो देश में कई जगह पर पानी को खरीद करके कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरीके के एरियाज में फसल को बोने के लिए किसान को पानी के लिए भी कीमत देनी पड़ती है, तो उसकी जो खेती है और महंगी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे एरियाज में, और फर्टिलाइजर्स तो हम लोग बाजार से अगर खरीदते हैं तो फिर वो तो है ही, उनकी कॉस्ट तो देनी पड़ती है। तो इस तरीके के चैलेंजेस को जो फार्मर फेस कर रहे हैं, उनको किस तरीके से प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो, किस तरीके से उनकी खेती उनके लिए लाभदायक हो, मतलब कम से कम इनपुट में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सके, उसके लिए हम बात करते हैं। तो इस तरीके की खेती, इस तरीके के चैलेंज को फेस करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं हम फर्टिगेशन। ठीक है, द आंसर टू द चैलेंज इज फर्टिगेशन। और फर्टिगेशन का मीनिंग हम पहले भी देख चुके हैं, where both water and fertilizers are delivered to crops simultaneously through a micro irrigation system. यहाँ पर हम पानी के साथ ही उर्वरकों का पौधों तक पहुंचा रहे हैं, क्रॉप्स तक पहुंचा रहे हैं, और उसमें हम जो इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं वो है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, ये जैसे आपको पिक्चर शो हो रहा है, ये देखिए इसमें यहाँ पे हमने पूरी पाइपलाइन का उपयोग किया हुआ है, और डिफरेंट पाइपलाइंस पूरे आपका जो फार्म की है, तो थोड़ा सा इंडोर फार्म आपको दिखाई दे रहा है, पर आउटडोर फार्म में भी हम भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछा करके इस तरीके की इरिगेशन सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स थ्रू इरिगेशन सिस्टम इज कॉल्ड फर्टिगेशन, है ना। हमारा जो सिंचाई का पानी जो पौधे तक पहुंच रहा है, पेड़ पौधे की हर एक पौधे की जड़ तक जो पानी पहुंच रहा है, उसी पानी के अंदर हमने हमारा उर्वरक या फर्टिलाइजर मिक्स कर दिया है, घोल दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही पानी पौधे की जड़ तक पहुंचेगा, वो अपने साथ फर्टिलाइजर्स को भी लेके जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन सिस्टम। फर्टिगेशन का मतलब फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। अब फर्टिगेशन की जो हिस्ट्री है, वो कहाँ से फर्टिगेशन आया? दिस टेक्निक वाज स्टार्टेड इन लेट 1960s इन इजराइल। इजराइल जो कंट्री है उसमें 1960s में सबसे पहले इसको यूज में लिया, इवॉल्व किया। ठीक है, इन द ईयर 1970 Ariscott first reported that urea
applied through irrigation system was more efficient than hand broadcasting on soil surface. अभी तक हम लोग बहुत सारे उर्वरकों को पौधों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। कौन कौन से मेथड यूज करते हैं दीपक? हाँ मैम। कौन कौन से मेथड हम उर्वरकों को खेत तक पहुंचा, खेत पे डालने का कौन कौन सा तरीका होता है? कि उर्वरक जो है हमारे यूरिया हुई, खाद हुई, जो भी आप लाते हो उनको बुआई करके भी डाल सकते हैं। कैसे? हाँ, बुआई करके भी डाल सकते हैं मशीन के द्वारा। हाँ, और हाथों से भी फेंक के डाला जाता है। हाँ, छिड़काव विधि द्वारा। हाँ, और भी किया जाता है। हाँ। और चित्रा तुम बताओ इसके अलावा और कौन से मेथड है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के? मैम डस्टिंग के रूप में भी कर सकते हैं। क्या? इरिगेशन के डस्टिंग पाउडरी फॉर्म में जो उर्वरक होते हैं उनको हाँ, और लिक्विड उनका सॉल्यूशन बना के। हाँ, सोल्यूशन बना के। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो भी मेथड आपने बोले ना, ये पहुंचते तो हैं पौधों तक, मतलब पौधे इनका यूटिलाइज तो करते हैं, लेकिन मान लो आपने 1 किलो फर्टिलाइजर लिया और आपने खेत में उसका छिड़काव विधि द्वारा सॉइल की सरफेस पे आपने उसको फेंक दिया, मतलब छिड़क दिया, लेकिन उसमें से 1 किलो में से कम 250 ग्राम वेस्टेज चला जाता है। अगर मैं ऐसे ही रफली आपको आइडिया बता रही हूँ, ऐसे एग्जैक्ट कोई डेटा नहीं है ये, 250 ग्राम आपका वेस्टेज चला जाता है। बाकी जो बचा है वो आपके पौधे की जड़ों तक या पौधों तक पहुंचेगा, लेकिन वो वेस्टेज मटेरियल क्योंकि वो कहीं पे भी छिड़केगा, जहाँ पौधे हैं वहां पे भी, और जहाँ पौधे नहीं है वहां पे भी आप छिड़कने लगोगे तो आपके आसपास भी गिर जाएगा। तो ये जो मेथड है इतने एफिशिएंट नहीं है। तो 1970 में एरिस कोट ने यूरिया को इरिगेशन सिस्टम के थ्रू एफिशिएंटली पौधों तक पहुंचाया। ठीक है, बाय 1980 over 1 million hectare was brought under drip irrigation. 1980 में ड्रिप इरिगेशन की सहायता से फर्टिगेशन को किया गया। After few decades, it became high-tech, efficient, and a potential method in modern agriculture, resulting in higher yield with improved quality of the crop produced. अब पिछले उसके बाद में कुछ जो बहुत सारे समय के बाद, बहुत सालों के बाद ये जो सिस्टम था वो हाईटेक हो गया, बहुत एफिशिएंट हो गया, मॉडर्न एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया, और इस सिस्टम को अपनाकर हाई यील्ड प्राप्त की जाने लगी, और हाई यील्ड के साथ साथ जो क्रॉप की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हुई। Crop situated for fertigation. In India, fertigation is not common for food crops. अब हम ये बात करते हैं कि हम लोग तो फूड क्रॉप्स ही ग्रो करते हैं और हम उन्हीं में क्या फर्टिगेशन का उपयोग में ला सकते हैं, क्या हम दूसरी क्रॉप्स में नहीं ला सकते? हम दूसरी क्रॉप्स में भी फर्टिगेशन को उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि हो गया कैश क्रॉप, शुगर कैन, कॉटन, ये क्या है? कैश क्रॉप है। तो फर्टिगेशन का उपयोग शुगर कैन की खेती में और कॉटन की खेती में भी किया जाता है। ठीक है, ऑर्किड क्रॉप लाइक बनाना, सिट्रस, गुआवा, वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, कैबेज, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा, एंड फ्लावर जैसे कि रोज, कार्नेशन, जरबेरा, ये सब मेजर क्रॉप्स है जो जनरली फर्टिगेशन के लिए उपयोग में, फर्टिगेशन इन फसलों के या इन क्रॉप्स के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि फर्टिगेशन का क्या एडवांटेजेस हैं। जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं कि हमारी यील्ड भी इंक्रीज हो रही है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, हमारा वो फर्टिलाइजर है वो भी कम से कम उपयोग में आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा पौधों की जड़ों तक पहुंच रहा है, पानी के साथ में पहुंच रहा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से घुल जाता है मिट्टी के अंदर। तो हम एक एक करके देखते चले जाते हैं।
इंक्रीज इन यील्ड बाय 25 to 30%। जो फर्टिगेशन है वो यील्ड को 25 से 30% तक इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जहां पे आपका 100 किलो गेहूं निकल रहा था, वहीं आपका कितना किलो गेहूं निकलने लगेगा? 130% गेहूं निकलने लगेगा। यानी कि जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि जो फसल है वो दिए गए उर्वरकों का अधिकतम उपयोग करके अधिक उपज को प्राप्त करवाती है। ठीक है, इम्प्रूव फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, ये वाली बात मैंने अभी आपको क्लियर कर दी कि फर्टिलाइजर को यूज करने की जो एफिशिएंसी है भूमि की, वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है या इम्प्रूव हो जाती है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इज मोर एक्यूरेट एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर मोर एक्यूरेट का मतलब है, अगर हम छिड़काव विधि से कर रहे थे जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो कहीं पर भी इधर उधर गिरता है, लेकिन हम जो फर्टिगेशन करते हैं और पाइपलाइन बिछाते हैं और पाइपलाइन में वाटर के साथ आपको फर्टिलाइजर आता है, तो डायरेक्ट पौधे की जड़ों तक पहुंचता है ना? डायरेक्ट जो पौधे की रूट जोन एरिया में पहुंचता है, और वहीं से हम जानते हैं कि पौधा पोषण कहाँ से गेन करता है? जड़ों से। मिट्टी में अगर आपका फर्टिलाइजर पहुंच गया तो पौधे की जड़ों से जो पौधा है वो अपना पोषण प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्यूरेटली आपके फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होती है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही, आपने बराबर बराबर दूरी पर पाइपलाइन बिछाई होगी और आपको पता है आप स्पेसिंग के हिसाब से बराबर बराबर दूरी पर आपके पौधे लगाओगे, तो इस तरीके से फर्टिलाइजर का जो उपयोग है वो एक्यूरेट होगा और यूनिफॉर्म होगा। न्यूट्रिएंट कैन बी अप्लाइड एज पर प्लांट रिक्वायरमेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को। कोई बताएगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन प्लांट रिक्वायरमेंट को? प्लांट रिक्वायरमेंट कैसे अपन पता करेंगे, मतलब कैसे अपन जानेंगे कि 1 एकड़ में कितने पौधे हैं और कैसे प्लांट रिक्वायरमेंट है? ये किया है आप लोगों ने कभी या आप जानते हो इसके बारे में? कोई भी बता दो, अंदाजा ही लगा दो। चित्रा, चित्रा, बच्चों आवाज आ रही है? अर्जुन सिंह, हाँ बोलो बेटा। मैम प्लांट रिक्वायरमेंट हाँ ऐसे निकालेंगे, मतलब जैसे अपने टोटल फर्टिलाइजर मतलब टोटल एप्लीकेशन किया फर्टिलाइजर का, तो अप्लाई करने के बाद जितना अपन ने अप्लाई किया है उसमें से प्लांट ने कितना ऑब्जर्व किया है वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कि हर एक पौधे की, भाई आप हो जैसे कि आप कोई प्लांट हो और आपकी नीड है कि आप एक ही चपाती खाओगे, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा आप नहीं लोगे, है ना? उससे ज्यादा अगर आपने एब्जॉर्ब भी कर लिया, खा भी लिया, तो फिर वो आपको लगेगा नहीं मतलब आपकी बॉडी उसका यूज नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर प्लांट की, कि वो यूरिया यानी नाइट्रोजन कुछ परसेंट, जितना भी परसेंट उसके लिए पर्टिकुलर है, फॉस्फोरस, सल्फर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हर एक प्लांट की अपनी अपनी आवश्यकता होती है। और हम जब खेती करते हैं तो हमें इतना अंदाजा लग जाता है कि क्रॉप की पर प्लांट पे कितनी रिक्वायरमेंट नीडेड है, कितनी रिक्वायरमेंट है उस प्लांट को, और 1 एकड़ में हमारे कितने पौधे लगे हुए हैं इसका भी हमें अंदाजा होता है। तो इस पूरी रिक्वायरमेंट का अंदाजा लगाकर हम जब फर्टिलाइजर को अप्लाई करेंगे तो हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि पौधे को जितना फर्टिलाइजर चाहिए हम पानी में उतना ही घोलें और उतना ही उसको फर्टिगेशन के माध्यम से दें। ठीक है, एक्स्ट्रा दोगे तो नुकसान नहीं होगा, बट उससे क्या होगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है, पौधे के लिए उपयोगी नहीं होगा और पैसे की जो
हानि होगी वो तो होगी ही, है ना। तो प्लांट रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिएंट्स की हम फर्टिगेशन को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है मिनिमाइजेस न्यूट्रिएंट लॉसेस थ्रू लीचिंग एंड एवोपरेशन। यहाँ पर देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, इसको भी आप लोग बता सकते हो जहां तक मुझे लगता है। बताएंगे कोई आप में से? दीपक, कि हम फर्टिगेशन के माध्यम से मिनिमाइज न्यूट्रिएंट लॉसेस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बताओ भाई बच्चों। देखो, जब भी हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, लीचिंग का मतलब है कि आपने मान लो 1 लीटर पानी में 100 ग्राम आपने फर्टिलाइजर घोला और उसको आपने आपके पौधे में दिया, मतलब मैं तो गमले में ही बोल रही हूँ, आप भूमि में कैसे भी करोगे आप, है ना। आपका पौधा गमले में लगा, 1 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम फर्टिलाइजर को घोला और उसमें से आपने मतलब 20 ml पानी इसमें दिया, ठीक है। तो लीचिंग का मतलब ये होता है कि आपने दिया किसके लिए था फर्टिलाइजर, पौधे की ग्रोथ के लिए, लेकिन जो वो फर्टिलाइजर जो आपने दिया था वो पौधे तक तो कम पहुंचा, लेकिन भूमि में नीचे की तरफ वो क्या हो गया, लीच आउट हो गया। भूमि में नीचे की तरफ लीच आउट हो गया, यानी कि वो पौधे को पहुंच कर, मतलब पौधे को तो वो बहुत कम मिला और अधिकतम पोर्शन वो भूमि के अंदर चला गया, इसको बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। उसके बाद आता है एवोपरेशन। एवोपरेशन जब हम ऊपरी सतह पर न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करते हैं या फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करते हैं, तो जब वो पौधा उसको यूज नहीं कर पाता उससे पहले ही वो क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है या उड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने दिया तो सही फर्टिलाइजर, पैसा भी खर्च किया, मेहनत भी करी, इंतजार भी किया, लेकिन न तो आपको उसको पैसे का, ना मेहनत का, ना आपके इंतजार का फल मिला, क्योंकि वो तो पौधे तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। या तो वो भूमि के अंदर लीच आउट हो गया या हवा के अंदर वो एवोपरेट हो गया या उड़ गया। समझ में आ गई ये बात? अब आता है नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द प्लांट। अब ये मैंने बता ही रखा आप लोगों को कि जैसे ही हम पाइपलाइन प्लांट टू प्लांट, जिस तरीके की हमारी पाइपलाइन होती है, इरिगेशन सिस्टम हम करते हैं, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, कि हर एक पौधे की बराबर 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 डिस्टेंस पे हमने पाइपलाइन बिछाई हुई होती है, तो अवेलेबल प्लांट्स की नीड के हिसाब से उसको इमीडिएटली उर्वरक या इमीडिएटली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ इमीडिएटली का मतलब क्या है, बताओ मुझे, समझाओ, मैं तो बता ही दूंगी। इमीडिएटली अवेलेबल का मतलब कैसे, तुरंत प्राप्त होने का मतलब कैसे, तुरंत क्यों, यहाँ पर हम इमीडिएटली क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, बताइए। मैम जब प्लांट को जरूरत होती है उसी टाइम वो न्यूट्रिएंट उसके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा, मैंने छिड़काव विधि से कर दिया तो, या मैंने किसी और मेथड से कर दिया तो तो उसको इसमें सोल्यूबलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा और बिल्कुल, सोल्यूबलाइज होने के बाद ही वो प्लांट में पहुंच पाएगा। हाँ, जैसे आपने पाउडरी फॉर्म में किया कोई दिक्कत नहीं, करो, है ना। लेकिन जैसे कि आपने एक एक अभी 5-10 मिनट या आधे घंटे का, तो आपका इतना बड़ा खेत है, तो आधा घंटा आपको एक खेत के पोर्शन को छिड़कने में लगा, उस आधे घंटे बाद आप दूसरे पोर्शन में आए, ऐसे ही होगा। खेत तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एक ही खेत के 2 पोर्शन में कितने घंटे टाइम का डिफरेंस हो गया, आधे घंटे का डिफरेंस हो गया, जबकि प्लांट की नीड बराबर टाइम की थी। दोनों एरिया के प्लांट को, यानी एक ही खेत के जो दोनों प्लांट्स को नीड बराबर टाइम की थी, बराबर समय पर थी, पर एक प्लांट को इंतजार करना पड़ा, है ना, ये भी हो सकता है। दूसरा जो चित्रा ने बोला कि आपका जो न्यूट्रिएंट है, जो
पाउडरी फॉर्म में जो फर्टिलाइजर है उसको मिट्टी में घुलकर सोल्यूबलाइज होकर जड़ों तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वहां पर देरी हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। लेकिन फर्टिगेशन में हम ऑलरेडी हमारा जो सिंचाई का पानी है उसमें हमारी प्लांट की आवश्यकता के अनुसार उस पानी में हम हमारे न्यूट्रिएंट को घोल देंगे और उस घोल को छान कर उस फर्टिगेशन वाले पाइपलाइन में जाने देंगे, ताकि फर्टिगेशन यानी फर्टिलाइजर जैसे जैसे इरिगेशन का पानी पौधों तक पहुंचेगा उसी समय पूरे खेत में एक साथ उस पानी के साथ बराबर मात्रा में जितना पौधे को चाहिए फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट भी पहुंचेगा। तो वो प्लांट की जो इमीडिएट आवश्यकता थी उसको भी पूरा कर रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेविंग टाइम एंड लेबर। यह हम अच्छे से समझ सकते हैं कि टाइम तो बचेगा ही, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आधा घंटा उधर छिड़काव करेगा, फिर बंदा आधा घंटा उधर, फिर आधा घंटा इधर, आधा घंटा इधर। अगर हमने खेत को 4 घंटे में बांट लिया तो 2 घंटे तो हमको उसको छिड़कने में ही लग जाएंगे, है ना। साथ में लेबर, मैनुअली अगर आप किसी काम को करोगे या किसी को पैसा दोगे ये काम करने के लिए तो वो लेबर और ऊर्जा तो व्यर्थ होगी ही सही, है ना। तो ये सारी चीजें भी हम फर्टिगेशन में कम कर पाते हैं या खत्म कर पाते हैं। उसके बाद आता है हेल्प्स इन इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट। हाउ फर्टिगेशन रिड्यूस द वीड। हमारे खेतों के अंदर फर्टिगेशन की सहायता से खरपतवार को कैसे कम किया जाता है, या फर्टिगेशन को उपयोग में लाते हैं तो खरपतवार कैसे कम होती है, बताएगा कोई मुझे? दीपक बताओ, तुम बताओ, दीपक नागर। बताओ बेटा। अर्जुन, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। यस मैम। हाँ चित्रा, तुम बताओ। चलो, ये दोनों तो नहीं देना। मैम न्यूट्रिएंट्स केवल प्लांट्स की जड़ों में जाएंगे तो फिर इधर उधर नहीं जाएंगे, तो वीड्स को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो वीड्स की ग्रोथ भी रुक जाएगी। हाँ देखो, अननेसेसरी हम भूमि में न्यूट्रिएंट्स नहीं डाल रहे हैं, है ना। जहाँ हमने बीज डाला है या जहाँ हमने पौध लगाई है वहीं पर हम उर्वरक पहुंचा रहे हैं। तो खाली भूमि जहाँ पर हमारा पौध या बीज नहीं है वहां पे हम वहां पर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खरपतवारों के उगने की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि जो व्यर्थ भूमि जो आसपास पड़ी है या बीच में जो हमने स्पेसिंग या डिस्टेंसिंग करी है वहां पे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है, हम वहां पर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। इस वजह से जो वीड पहले वाली विधि की वजह से ग्रो कर रहे थे उनके ग्रो करने की संभावना कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम फर्टिगेशन की सहायता से इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन यानी कि इसमें क्या समस्याएं हैं, है ना। लाभ तो हमने बहुत सारे देख लिए, तो कुछ हर एक विधि के लाभ होते हैं, कुछ हानियां होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो यहाँ पर पहला लिमिटेशन तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाई। यहाँ पे जो शुरुआत में जो हमारी लागत आती है, पाइपलाइन बिछाना पूरे खेत में, उसको अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाना, सारा मैनेज करना उसका, उसमें जो भी स्ट्रक्चर में उसका पैसा लगता है वो सब कुछ बहुत ज्यादा, उसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है। हर कोई किसान इसको अपना नहीं पाता है। Chemical reaction in drip system leading to corrosion and precipitation of fertilizer। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल इरिगेशन इन ड्रिप सिस्टम लीडिंग टू कोरोजन एंड प्रेसिपिटेशन। कोरोजन और प्रेसिपिटेशन का मतलब है
कि मैं आपको समझाती हूँ। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, आप फर्टिलाइजर का एक बोरा खरीद के लेके आए हो, पैकेट या बोरा जो भी आप ये पैकेट खरीद के लेके आए हो फर्टिलाइजर का। पाउडर फॉर्म में जनरली फर्टिलाइजर होता है, कुछ फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, कुछ पाउडरी फॉर्म में भी होते हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि ये पाउडरी फॉर्म में है। इसको मुझे सिंचाई के जो पानी के साथ में घोलना है, मुझे इसको पानी के साथ में, वाटर के साथ में इसका सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, मैंने इसको घोल लिया और फिर मैंने इसको फर्टिलाइजर और वाटर को पाइपलाइन में जाने दिया। गया 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 चलता गया, पाइपलाइन के थ्रू पूरे खेत में फैल गया, इधर उधर जो भी आपने पाइपलाइन दी थी सब जगह ये फैल गया। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ पाउडरी फॉर्म की एक लेयर जो है वो पाइपलाइन में क्या होती चली जाती है, जमती चली जाती है। इसको बोलते हैं कोरोजन, यानी जंग लगना। इसकी वजह से जो पाइप है उसमें थोड़ा थोड़ा सा जंग भी उत्पन्न हो जाता है और वो जंग फर्टिलाइजर के साथ मिलके हानिकारक प्रभाव बहुत कम हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। और प्रेसिपिटेशन, जिसको मैं बोल रही हूँ कि जम जाता है बार बार, तो एक लेयर के ऊपर लेयर प्रेसिपिटेशन या अवक्षेप फर्टिलाइजर का जम जाता है। तो ये एक रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो कि हो जाती हैं। क्लॉगिंग ऑफ इमीटर, अच्छा ये क्या है, कौन बताएगा? क्लॉगिंग ऑफ इमीटर क्या चीज है ये? किसी ने देखा है इरिगेशन सिस्टम के साथ फर्टिलाइजेशन देना? इस तरीके का सिस्टम किसी ने देखा है? मैम जो इरिगेशन की पाइपलाइन होती है, ड्रिप इरिगेशन, तो उसमें मीटर्स लगे होते हैं आगे की साइड, जहाँ से पानी बूंद बूंद के रूप में हाँ निकलता है बाहर, हाँ तो वो इसके बंद हो जाते हैं। हाँ, वहां पर हर एक पाइपलाइन, मतलब हाँ, पाइपलाइन की कुछ कुछ जगह पर, मतलब जहाँ पे भी उनकी सेटिंग की जाती है वहां पर इमीटर लगे हुए होते हैं। तो ये जो इमीटर, उनका क्लॉगिंग यानी थोड़ा सा उनका चौक हो जाते हैं, इमीटर्स क्या हो जाते हैं, कभी कभी चौक हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो कौन सा इमीटर चौक हो गया। तो एक मुख्य समस्या है इस टाइप के सिस्टम की, है ना? क्योंकि एकड़ में खेत होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं और बहुत बड़ी पाइपलाइन बिछाई जाती है और कितने ही इमीटर्स वहां पे लगे होंगे, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो ये एक इसका हानि है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, concentration of solution decreases as the solution dissolve. This may lead to poor nutrient placement. अब यहाँ पे पता क्या है कि आपने मान लो आपका आप तो एक तो आप प्योर फॉर्म में इस पाउडर को, फर्टिलाइजर को खेत में डाल रहे हो, है ना? मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। एक तो आपने प्योर फॉर्म में या पाउडरी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आया तो उसी फॉर्म में पौधे को दिया, और दूसरा आपने पानी में घोल के फिर उसको पौधे को दिया, पाइपलाइन के थ्रू पहुंचा पहुंचा पहुंचा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला थोड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, मतलब किसमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बताओ कंपैरेटिवली? मैम डायरेक्ट वाले में ज्यादा होगी। डायरेक्ट वाले में ज्यादा है ना? क्योंकि ये आप अपने आप में 100% है, अपने आप में ये क्या है, 100% है। जैसे ये पानी में घुलता है तो ये वैसे ही अपना 10% खो देता है। 10% न्यूट्रिएंट्स जो है पानी के अणुओं के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो इसमें 10% खो जाता है, बस बचता कितना है, 90%। तो ये यहाँ पर यही लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एज सॉल्यूशन डिसॉल्व। ठीक है, so this may lead to poor nutrient placement। तो ये क्या इस तरीके की जो नुकसान को हम क्या बोलते हैं, poor nutrient placement।
ठीक है। तो इस तरीके के जो प्रोसेस को, यानी कि जो अब नेचुरली आपका जो न्यूट्रिएंट था उसकी जो इफेक्टिविटी है, इफेक्टिवनेस है, वो वाटर के साथ या पानी के साथ घुल करके कम हो जा रही है। तो इस तरीके को हम बोलते हैं पुअर न्यूट्रिएंट प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इसका एक नुकसान है। पॉसिबल प्रेशर लॉस इन मेन इरिगेशन लाइन। यहाँ पर देखो, अगर मैं कोई भी सिस्टम होता है, जैसे पाइपलाइन का सिस्टम, हमारे घरों में भी अगर पाइपलाइन का सिस्टम होता है, नल का सिस्टम, तो एक मेन लाइन होती है, ठीक है, जिसमें कि पानी आता है, और उस मेन लाइन को फिर हमें डाइवर्ट करना पड़ता है कई छोटी-छोटी लाइनों में। ऐसे ही होता है ना? हमें कई अलग-अलग लाइनों में इस तरीके से इसके ब्रांचेस निकाल के उसका वितरण किया जाता है, पानी का वितरण, है ना? यही कर रहे हैं हम। तो हम लोग जब सॉल्यूशन यानी कि फर्टिलाइजर के साथ में पानी को यहाँ पर फ्लो करवाते हैं, तो मेन लाइन है जो कि आगे जाके तो बट जाएगी, लेकिन जब उसको यहाँ पर इंसर्ट कराया जाता है, यहाँ पर जब डाला जाता है, फ्लो किया जाता है, तो मेन लाइन के ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है, प्रेशर आने की वजह से प्रेशर आने की वजह से यहाँ पर कभी-कभी पाइपलाइन के लीकेज होने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या है इरिगेशन सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, उसके लाभ और हानियां अच्छे से? यस मैम। ये देखो, ये एक पूरा मैंने आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर एक लेक्चर इसी पे बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये ड्रिप इरिगेशन के साथ में हम फर्टिलाइजर्स को पहुंचा रहे हैं, तो ये इसका पूरा एक फ्लो चार्ट, ये एक मतलब पिक्चर समझ लो आप, विजुअलाइजिंग। ये देखिए, ये आपका पानी का सोर्स दिख रहा है आपको, रिजर्वायर, प्लस इसमें क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, लगा है। उसके बाद ये आपकी कैमिगेशन यूनिट है। कैमिगेशन का मतलब है केमिकल प्लस इरिगेशन। दिख रहा है आपको, कैमिगेशन लिखा हुआ है यहाँ, केमिकल प्लस इरिगेशन। तो इसलिए इसको बोलते हैं कैमिगेशन यूनिट। ये जो तीन बड़े बड़े टंकियां दिख रही है आपको, 1, 2 और 3 दिख रही है, इसमें हमने पहले क्या बनाया है, सोल्यूशन बनाया है। इसमें हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है केमिकल का, पानी के साथ में, इरिगेशन वाटर के साथ में सोल्यूशन बनाया हुआ है। यानी कि सोल्यूशन हम पहले से, जैसे कि आप ये देखो कि हमारे घर में हम लोग शरबत बनाते हैं। जैसे हमने कोई भी शरबत बनाया, नींबू का शरबत हमारे घर में हमने बनाया, तो उसको बॉटल में भर के रख लेते हैं, है ना? उसमें हमने नींबू भी मिलाया होगा, थोड़ा पानी भी मिलाया होगा, थोड़ी शक्कर भी मिलाई होगी, तो उस शरबत को हमने बना के घर में रख लिया। पर जैसे ही कोई मेहमान आता है, तो उसको हम और पानी में डिसॉल्व करके फिर उसका हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे ही करते हैं, क्यों दीपक? ऐसे ही करते हैं ना? अरे आवाज आ रही है, नहीं आ रही तुम लोगों को बच्चों? तो सेम यहाँ पर प्रिंसिपल यही है कि हमने पहले से इसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, केमिकल का या हमारे फर्टिलाइजर का, इन तीनों टैंक्स में। फिर समय समय पर जब भी हमको इरिगेशन देना होता है, तो ये पाइपलाइन यहाँ से ऑन हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका ये मेन पाइप है। इरिगेशन कंट्रोलर है यहाँ पर, ये लगा हुआ है, ये इरिगेशन कंट्रोलर, ये कंट्रोल करता है वॉल्व, इसको चालू बंद कर सकते हैं। इसी तरीके के 3 वॉल्व यहाँ पे भी लगे हुए हैं, इनको हम बंद चालू कर सकते हैं, ये वाले वॉल्व। फिर ये बोरवेल का पंप है, बोरवेल प्लस पंप, यहाँ पे भी ये पंप लगा हुआ है बोरवेल का, साथ में ये मेन इरिगेशन लाइन है, ठीक है। उसके बाद में आगे आ जाओ, आपको ये देखो फिल्ट्रेशन यूनिट दिख रही है। अच्छा मेरे को ये बताओ, फिल्ट्रेशन यूनिट की क्या नीड है यहाँ पे, क्यों लगाई है फिल्ट्रेशन यूनिट?
मैम जो वाटर सोर्सेज से हमने वाटर कलेक्ट किया है तो उसमें अगर कचरा वगैरह हो तो फिर वो हमारे इरिगेशन सिस्टम को खराब नहीं करते, इसलिए फिल्ट्रेशन यूनिट का यूज किया जाता है ताकि पानी को फिल्टर करके फिर पाइपलाइन में भेजा जाए। हाँ, देखो हमने यहाँ पर सोल्यूशन तो बना दिया, पर कभी-कभी क्या होता है कि हमने सोल्यूशन बनाते समय इतना ज़्यादा हम अमाउंट में काम करते हैं, तो कभी न कहीं वो कुछ कचरा, कोई सॉइल पार्टिकल, कोई स्टोन पार्टिकल या आपका जो आप जो फर्टिलाइज़र लाए हो उसी के कुछ क्लॉट्स बन जाएँगे। तो ये जो फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाया है, इस सॉल्यूशन में इसके और इसके जो दोनों के मिलके जो सॉल्यूशन यहाँ बनेगा, उसको बारी-बारी से ये फ़िल्टर करते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए आपका पूरा 4 फ़िल्टर का फ़िल्ट्रेशन यूनिट लगा हुआ है। फ़िल्ट्रेशन होने के बाद बिल्कुल भी वो कहीं पे भी क्लॉगिंग की समस्या नहीं आएगी, ऐसा करके इनको यहाँ से फ्लो करवाते हैं। यहाँ पर भी वाल्व लगे हुए हैं, वाल्व एंड वाटर मीटर लगे हुए हैं, ये देखिए ग्रीन कलर के वाटर मीटर्स। फिर यहाँ से पानी आपका या जो इरिगेशन का पानी प्लस फर्टिलाइज़र फ्लो होता है और फिर ये देखिए आपको एक लंबी-सी एक बड़ा-सा पाइप आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला। है ना? ये मेन पाइप तो ये था, एक ये था। उस ये जो है आपके खेत की जो क्षेत्रफल है और जैसा आपका खेत का फॉर्मेट है, लेआउट है, उसके हिसाब से आपको इनके वाल्व देने पड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पर अभी सीधा-सादा सा एक रेक्टेंगुलर या आयत के आकार का खेत देख रहे हैं, जिसमें कि हमने 1, 2, 3, 4, 5 पाइपलाइन छोड़ दी है ना? और उसको भी फिर देखो यहाँ पर इसको भी हमने डिवाइड किया है, ये दिख नहीं रही है यहाँ पर खेत के अंदर छुप गई है। ये 2 इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी ये भी 2, इसकी भी ये 1, 2, 3 यहाँ पर भी 3 है। 1, 2, 3 इस तरीके से सब पाइपलाइन बिछाते हैं। उसी के बाद यहाँ से नीचे की तरफ पाइपलाइन आ रही है तो यहाँ पर यहाँ तक और ऐसे मतलब ठीक है कि आपने यहाँ से मेन पाइपलाइन को फिर डिवाइड कर दिया है और ये अलग-अलग है जैसे स्वीट कॉर्न विद एसडीआई वेजिटेबल्स फिर इंटीग्रल पाइपलाइन वेजिटेबल के लिए नीचे से पाइपलाइन बिछाई है। ये अलग-अलग नाम दिए, इनको आपको ज़्यादा इसमें ध्यान देना नहीं है। बस एग्ज़ाम्पल दिए हुए जैसे वाइन यार्ड के लिए है और कार्ड यार्ड और कैट के लिए है, स्वीट कॉर्न के लिए यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर एक वैक्यूम और रीफिल वाल्व लगा हुआ है। देखो यहाँ पर तीर का निशान लगा हुआ है ये। ये क्यों लगाया हुआ है भई? कोई बताएगा? ये क्यों लगाया हुआ है? एयर वैक्यूम रिलीफ वाल्व। ब्रिजमोहन देख रहे हो तुम स्लाइड को? ब्रिजमोहन हेलो यस मैम। दीपक नागर चलो तुम ही बताओ चित्र क्यों लगाया ये वैक्यूम रिलीफ वाल्व? मैम वाटर सप्लाई करते टाइम अगर पाइपलाइन में अगर एयर वगैरह आ जाती है तो उसको रिलीज करने के लिए वैक्यूम या रिलीफ वाल्व लगाया जाता है। हाँ, बहुत सिंपल सा है। ये तो हमारी जनरल जो हमारी बोरिंग में या हमारे घरों में जो ये जो पंप लगा हुआ होता है ना, मोटर पाइपलाइन जो उसमें भी होता है कहीं न कहीं। तो इससे क्या होता है कि इतनी बड़ी पाइपलाइन आप बिछा रहे हो, तो कहीं पे एयर बबल आ जाए या कोई वैक्यूम बन जाए और वो वैक्यूम फिर क्या करता है आगे बढ़ने नहीं देता पानी को, तो उसको रिलीज़ करने के लिए ये वाल्व लगाया गया है। तो ये पूरा आपको एक कंपोनेंट ड्रिप इरिगेशन प्लस केमिकल फर्टिलाइजर का यहाँ पे दिया हुआ है और बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके का सिस्टम फर्टिगेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है? अब एक बहुत अच्छी सी टर्म आती है डोजिफिकेशन। क्या मतलब है डोजिफिकेशन का? डोज प्लस fertigation. ठीक है? There are two types of fertigation. The type of fertigation choose depend of crop grown, soil type and farm management system. फर्टिगेशन के भी 2 प्रकार होते हैं जो कि आपकी क्रॉप पे निर्भर करता है, आपकी सॉइल कैसी है उस पे निर्भर करता है और आपका फार्म मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है उस पे निर्भर करता है।
और इसके दो प्रकार हैं, क्वांटिटेटिव फर्टिगेशन और प्रोपोर्शनल फर्टिगेशन। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं प्रोपोर्शनल फर्टिगेशन। ये आपके मतलब ज्यादा वो नहीं है, पर मैं एक बार इसको थरली आपको बता देती हूँ, आप अगर समझ सको तो ठीक है। The nutrients are applied in constant and proportional ratio to water sheet so that the irrigation water takes a fixed concentration of applied fertilizer। यहाँ पर हम जो न्यूट्रिएंट उपयोग में ला रहे हैं उसका एक कांस्टेंट, ये एक प्रोपोर्शन यानी एक निश्चित अनुपात में पानी में घोल करके उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, निश्चित अनुपात में, इसी को बस यही ध्यान रखो आप तो कि निश्चित प्रोपोर्शन में इसको पानी में घोला जाता है। जबकि क्वांटिटेटिव फर्टिगेशन में क्या होता है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन प्री डिटरमाइंड कंसंट्रेशन ऑफ द टू द इरिगेशन सिस्टम। यहाँ पे प्लांट की आवश्यकताओं को देखते हुए पहले से डिसाइड कंसंट्रेशन जो है वो ये आपको इरिगेशन सिस्टम में दी जाती है। ठीक है, अब आप लोग इसको अपनी अटेंडेंस जो है मार्क कर दो।